Hello everyone, so in today's session we are going to cover the class 9 chapter number 8, force and the laws of motion. So what is force? Anything that enables us to do any work. The thing that enables us to do any work is called force. So in layman terms we can say that any push or a pull is known as force. किसी भी चीज़ को करने के लिए हम एक एफर्ट डालते हैं उसमें, तो उसी एफर्ट को हम कहते हैं फोर्स। अब सपोज़ कि एक बॉल को हमें मूव कराना है तो हम उसे हिट करेंगे। यहाँ पे इस लड़की ने एक हॉकी स्टिक से इस बॉल को हिट किया तो ये बॉल जो है मूव हुई। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है फोर्स का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें देखिएगा आप कि कैसे फोर्स अफेक्ट करता है चीज़ों को चेंज करने के लिए। सो अ पुश और अ पुल इज नोन एज व्हाट? फोर्स। पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ये निकाल सकते हैं, टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी नीड टू पुट सम एफर्ट एंड दैट एफर्ट इज नोन एज फोर्स। तो अब समझ लेते हैं फोर्स की एसआई यूनिट। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। नाउ फोर्स एक हम डायरेक्शन में लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रॉली मूव करने के लिए हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है और फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है, एंड दैट इज व्हाई फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, force is a vector quantity. Now let's see some of the examples of force. आप किसी ड्रॉर को ओपन करना चाह रहे हैं तो उस ड्रॉर को ओपन करने के लिए आपने उस पर फोर्स लगाया एंड दैट फोर्स इज व्हाट? द पुल। तो हमने पुल किया एंड ड्रॉर क्या हुआ? ओपन हो गया। अब इस गाड़ी को मूव करने के लिए, इस टॉय कार को मूव करने के लिए पीछे से ये लड़का फोर्स लगा रहा है। सो he is pushing the toy car, so that is also a force. यहाँ पे क्या हो रहा है? दो बच्चे खेल रहे हैं। पहले क्या करते हैं? बॉल को स्टॉप करते हैं और फिर उस बॉल को किक करते हैं so that it gets move along the direction of the other child which is present in the opposite direction of that child. तो ये यहाँ पे बॉल को पहले रोकते हैं और फिर किक करते हैं। ये यहाँ पे बॉल को रोकता है एंड देन ही किक्स द बॉल। तो ऐसे आप फोर्स के कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। किसी स्प्रिंग को हमें स्ट्रेच करना है तो हम स्ट्रेच करने के लिए फोर्स लगाते हैं। नाउ ये और लंबा खिंच जाता है, राइट? तो फोर्स कई टाइप का हो सकता है। तो फोर्स पुश, पुल, and it can be hitting any object. So all these are the kinds of forces. अब फोर्स से होता क्या है? So what does the force change? So the effects of a force. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मैन है, he is using force to move the लॉन मोवर। ठीक है, ये घास की कटाई कर रहा है तो ये फोर्स लगा रहा है इसको मूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कि देख सकते हो आप, एक साइकिलिस्ट है, वो फोर्स लगा रहा है कैसे? पेडलिंग करके, ताकि उसकी बाइसिकल की स्पीड बढ़ जाए। तो ही इज अप्लाइंग फोर्स टू इंक्रीज द स्पीड। फुटबॉलर क्या कर रहा है? फुटबॉल उसको किक कर रहा है, ठीक है, अलोंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो उसने इस डायरेक्शन में उसको किक किया, फोर्स लगाया। यहाँ पे क्या हो रहा है? आटा गूंद रहा है एक शेफ। तो क्या कर रहा है? वो आटा गूंद के अलग अलग पफ्स बना रहा है। तो उसने क्या किया? शेप को चेंज किया। तो फोर्स की वजह से क्या क्या चीज़ों में चेंज आता है? सबसे पहले आएगा उसकी स्पीड में चेंज। ठीक है, स्पीड में चेंज हो सकता है,
या तो डायरेक्शन में चेंज हो सकता है या फिर शेप में चेंज हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, स्पीड चेंज हो सकती है, या तो उसको हम रोक सकते हैं, उसकी स्पीड 0 कर सकते हैं, या उसकी स्पीड को हम बढ़ा के ज़्यादा कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में भेज सकते हैं, या इधर भेजो, यहाँ भेजो, वहाँ भेजो। ठीक है, सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ force, and we can also change the shape of any object with the help of using force. So these all are the effects of force. Now let's see the types of forces. अब इन दो forces को समझने से पहले हम दो type के और forces होते हैं उन्हें समझ लेते हैं. So first we have is the contact force, and the second one is non-contact फोर्स. तो ये दो टाइप के फोर्सेस और होते हैं. अब जैसे कि वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट्स नेम ऑल्सो, कॉन्टैक्ट फोर्स दैट कम्स into action when two objects come in contact with each other. तो जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के टच में आते हैं तब एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है. जैसे कि किसी भी चीज़ को उठाने में, पुश करने में, पुल करने में, लिफ्ट करने में. So these all are the contact forces, like holding or pushing or pulling or what, lifting, right? The non-contact forces are those forces which doesn't require any contact between two objects, like the magnetic force, or the gravitational force. तो जैसे ग्रेविटी काम करती है, अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रही है, तो उस फोर्स को लगाने के लिए उन दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है. अर्थ हमें या स्टार्स, मून्स, इन सब को कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना कांटेक्ट में आए ही एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो इसी को ही हमने कहा है नॉन कांटेक्ट फोर्स. अब आपने ये दो फोर्सेस को समझ लिया है, तो नेक्स्ट हम अलग इन दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे आ जाते हैं, दैट इज द बैलेंस एंड द अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अब देखो, फोर्स जो होता है ना वो पेयर्स में एक्ट करता है. तो फोर्स नीड्स टू ऑब्जेक्ट्स टू बी इन टच, और नॉट exactly in touch, but they need to be around the two objects, so it acts in pairs. So first is the balanced and the second one is the unbalanced forces. बैलेंस फोर्सेस में क्या होता है? बैलेंस फोर्सेस होते हैं एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट के, मीन्स द मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, but they should be in the opposite direction. So they are equal and opposite in direction. Equal and opposite in the direction. Balanced forces. अब सपोज ये दो बंदे यहाँ रस्सी खींच रहे हैं और ये दो बंदे यहाँ रस्सी खींच रहे हैं. सपोज इनने 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया और इन्होंने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये रस्सी मूव करेगी? नहीं करेगी. Why? Because the force applied is equal in magnitude but in opposite direction. So this is the example of the balanced forces. ठीक है, so they cancel out each other. अब सपोज 10 न्यूटन इधर लगा, 10 न्यूटन इधर लगा, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. So that the net resultant force is what? 0. So the net resultant force is 0. So this is what we call the balance forces. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो बैलेंस फोर्सेस होती हैं वो
कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज नहीं करते हैं. दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट इट मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा. ये कभी भी उसकी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं. अब सपोज आपने एक बॉल ले रखी है, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था. तो क्या देखा हमने कि हमने एक बॉल ली, उसको हमने यहाँ से भी प्रेस किया और यहाँ से प्रेस किया, इक्वल हमने फोर्स लगाया इधर से और इधर से. तो क्या हुआ, इस बॉल की शेप चेंज हुई, लेकिन इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ. अगर ये रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे है, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, बस इसकी शेप चेंज हुई है. तो बैलेंस्ड फोर्सेस मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट but never change the state of rest or motion of that object. So balanced forces are what? They are the equal amount of forces that are applied to an object from different directions such that they cancel out each other. So this is what we known as the balanced forces. Now see, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम सपोज हम यहाँ पे एक बॉडी खड़ी है, ठीक है, अर्थ के ऊपर. तो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ एक ग्रेविटी वाला फोर्स लगा रही है, राइट. तो ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, एंड वो जो ग्राउंड है वो उस पर्सन को पुश कर रही है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. So these forces are equal and opposite in direction, and that is why the state of rest is not changing. So these are the example of the balanced forces. Unbalanced forces क्या होते हैं? Unbalanced forces, they are not in equal in size, but they are in the opposite directions. But it's not mandatory that they should be in the opposite direction. Okay, so in the game of tug and war में क्या होता है कि एक पर्सन यहाँ खींच रहा है, एक पर्सन यहाँ खींच रहा है. अब यहाँ पे दो पर्सन खींच रहे हैं. सपोज यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, दैट इज 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. सो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक टीम जो ज़्यादा फोर्स लगाती है वो जीत जाती है. तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से ये टीम जीत जाएगी. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, जहाँ पे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है. ठीक है. So when the forces applied to an object are of different magnitude or not in the opposite direction to cancel out each other, such forces are known as the unbalanced forces. तो unbalanced forces की वजह से एक body में क्या change आता है, they can move a stationary object, they can stop a moving object, they can increase or decrease the speed of a moving object, and they can change the shape and size of an object. तो यहाँ पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, स्पीड का. जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो कभी भी उसकी स्पीड को चेंज नहीं करते हैं. अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा. अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट की हमें स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो तब हम वहाँ अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चेंज कर देते हैं उसकी स्पीड को. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कराना है तो हम उस पर फोर्स लगा के उसको स्टॉप करा सकते हैं, और अगर उसको हमें मूव कराना है तो हम उस पर फोर्स लगा के मूव भी करा सकते हैं. Similarity क्या है इन दो फोर्सेस में, that they can change the shape and the size of an object. So Newton gave us 3 laws of motion.
तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज ऑल्सो गोज by the other name, that is the law of inertia. So Newton's first law says that object at rest will remain at rest and object in motion will remain in motion until and unless an external force is applied to it. तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कि उस पर एक बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हो कि ये जो बॉल है ये रेस्ट पे है। ठीक है, और जो हमने फोर्स लगाया वो इस कार्डबोर्ड पे लगाया। तो जैसे ही हमने कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाया, कार्डबोर्ड आगे की तरफ चला गया, लेकिन जो बॉल रेस्ट पे थी वो नीचे वहीं आकर वो ग्लास में आकर गिर गई। सो ये दिखा रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ना एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट that allows the object to remain in that state of rest or to move continuously, that is what we call as inertia. तो inertia जो होता है वो मास से मेजर होता है, that is inertia is directly proportional to mass of the object. तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा inertia। अब आप एक साइकिल चला रहे हो, ठीक है, चलते चलते वो रुक जाती है, तो आप उसको फोर्स लगाते हो, आप उसको पैदल लेके भी चल सकते हो, ठीक है, तो उसको मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो उसका अगर स्टेट ऑफ मोशन को हमें चेंज करना है, रेस्ट से उसे मूव कराना है या मूव करते करते उसे रेस्ट पे लेके आना है, तो हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। तो inertia is directly proportional to the mass of the object. अब inertia होता है 3 टाइप्स का। फर्स्ट the inertia of rest, third the inertia of motion, and third the inertia of direction. So ये 3 टाइप होते हैं इनर्शिया के। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, जिसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर सपोज हम किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सपोज हम सीधा सीधा जा रहे हैं और फिर हम अचानक एक टर्न लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी होता है वो इसी तरफ झुक जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, वही टेंडेंसी मेंटेन करना चाहेगी कि इस डायरेक्शन में है तो इसी में रहे। तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप जैसे गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते चलाते आप सपोज राइट साइड मूव करते हैं, ठीक है, राइट साइड मूव करते हैं तो आपकी बॉडी किस तरफ चली जाती है? ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड। तो दैट इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि आपकी बॉडी एक इनर्शिया को मेंटेन करना चाह रही है और आपकी जो गाड़ी है वो राइट साइड मूव कर रही है। तो उस इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी लेफ्ट साइड झुक रही है, राइट। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 इनर्शियाज होते हैं। आई होप यू गॉट इट। अब ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है जो दैट इज़ व्हाट वी नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में कितनी पावर है, ठीक है, दैट इज़ मोमेंटम। अब मोमेंटम का अगर हम डेफिनेशन निकालें, मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर कहें, तो इसको हम कहेंगे मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है। तो अब मोमेंटम क्या है? इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड द मास। तो
मोमेंटम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसकी वेलोसिटी से, और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास से। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा मोमेंटम, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंटम। तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड मास की क्या होती है, केजी। तो यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकेंड। लेट्स कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। सपोज एक बॉडी है जिसका मास है m, और जो रेस्ट पे है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। ठीक है। सो अब हमने अभी अभी देखा कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मास तो हो गया है m और वेलोसिटी हो गई है 0। सो द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट विल बी 0। एक न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ 25 ग्राम व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मास हमें दिखाई दे रहा है, मास कितना है, 25 ग्राम। नाउ इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.025 kg। तो मास इतना हो गया है। वेलोसिटी ऑलरेडी हमें गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, और SI यूनिट्स में है तो हम इसको चेंज भी नहीं करेंगे। सो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी। m की वैल्यू हो गई है 0.025 मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स टू 2.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारा मोमेंटम बुलेट कितना हो जाएगा, 2.5 kg मीटर पर सेकेंड। Let's try to solve another numerical. The mass of the goods lorry is 4,000 kg and the mass of the goods loaded on it is 20,000 kg. The lorry is moving with a velocity of 2 meter per second, what will be its momentum? So ये क्वेश्चन आप एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, हम इसे अभी सॉल्व करेंगे इन अ व्हाइल। सो मास कितना दिया हुआ है गुड्स लॉरी का, 4000 kg। ठीक है, एक ट्रक है, उसका वेट है 4000 kg। अब उस पर गुड्स को लोड किया गया है, और जो गुड्स लोड किया है उसका वेट है 20,000 kg। ठीक है। सो द टोटल वेट कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 दैट इज 4000 प्लस 20,000 kg, जो कि आ जाएगा 24,000 kg। अब मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, मास हमने निकाल लिया है 24,000 मल्टीप्लाई 2 मीटर पर सेकेंड। सो द मोमेंटम कम्स आउट टू बी 48,000 kg मीटर पर सेकेंड। अब जल्दी से कमेंट करके ये बताओ किस किस का सही आंसर आया है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन ट्राई करेंगे कवर करने का। आज के लिए इतना ही। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट टू यू। Hope you are enjoying the physics session with me. Thank you.